हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूं वो एक धमाकेदार कंपनी है। काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उसके पास भी कंपनी रहती है। इस वजह से इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस लाना तो बनता है। अगर मेरे दोस्त मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूंगा तो 53,037 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1,913 रुपये का इसका करंट प्राइस है। 1,913 रुपये का करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे इसने 1,954 का लगाया। लो की बात करेंगे 1,104 रुपये का लगाया। मेरे दोस्त आपको ये चीज़ इस कंपनी से रिलेटेड पता होना चाहिए कि बहुत स्लो कंपनी चलती है, पर जब भी मार्केट पीछे लेता है, जब भी मार्केट डाउन फेज में होता है तो ये कंपनी उस रफ्तार में नहीं गिरती है जिस रफ्तार में बाकी के स्मॉल कैप या मिड कैप गिर जाते हैं। ऑलमोस्ट 50 से 60% तक कंपनियां करेक्ट हो जाती हैं, पर ये कंपनी उस हिसाब से नहीं गिरती है। जब मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर कर रहे होंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कि पब्लिक की कितनी होल्डिंग है, तो उनको ये पता होगा कि इस कंपनी की क्या क्वालिटी है। मेरे दोस्त, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, रोज खरीदोगे रोज बेचोगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। पर मेरे दोस्त, जब आप किसी कंपनी को एक बार ले करके उसको अच्छे से ट्रैक करते हो, छोटी छोटी क्वांटिटी में लगा के एक्यूमुलेट करते हो, या आप किसी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करते हो, किसी वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करने के बाद आप उसे कुछ समय देते हो, 1-2 महीने का, 3-4 महीने का, 6 महीने का, तब आपको पता चलता है कि कंपनी का फेज क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है। और जब उस ट्रस्ट को आने के बाद में आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा तो बनता ही बनता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको स्टॉक मार्केट से मिलता है। और जो लोग मिथ फैलाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, उनका ये मिथ कहीं ना कहीं आप झुठलाते हुए देखने को मिलते हो। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 48 का है, तो वैल्यूएशन तो डेफिनेटली खराब है। फिलहाल हम खराब वैल्यूएशन नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके पीयर कंपेटिटर देख ना लें। बुक वैल्यू की बात करेंगे 194 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, बहुत छोटा डिविडेंड देती है 1.31% का। अगर आप डिविडेंड की वजह से ये कंपनी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ना है। डिविडेंड की वजह से मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप अगर डिविडेंड की वजह से किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो तो ऐसी नज़र में आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए पीएसयू कंपनीज, जस्ट लाइक कोल इंडिया, पीएफसी, ठीक है। इसके साथ साथ आपका नज़र होना चाहिए एनएमडीसी पे, स्टायरेनिक्स पे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, ऐसी कुछ दिग्गज कंपनी का आपके सामने नजरें होना चाहिए जब आप डिविडेंड की वजह से जाते हो। फर्दर मेरे दोस्त, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 26.80% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 21.60% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है, तो एक स्प्लिट बचा हुआ है इसके अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि शॉर्ट टर्म में कोई स्प्लिट आएगा। जी हाँ, पर बोनस के लिए ये कंपनी जरूर खड़ी हो सकती है। कमिंस इंडिया लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, ये ग्रुप है यूएसए का। इट डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विसेज देते हैं। डीजल एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंजन्स फ्रॉम 2.8 to 95 लीटर्स, डीजल एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्ड पावर जनरेटर सेट्स ऑफ अप टू 3000 किलोवाट, 3750 kVA, एज वेल एज रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको ये भी पता होगा कि कमिंस इंडिया, जो आप कभी फ्यूलिंग करवाने जाओ या सीएनजी भरवाने जाओ, तो कई बार आप देखोगे जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं वो कई बार देखना आप कमिंस इंडिया के भी आपको दिख जाएंगे। आप जब आप ट्रैवल करने जाया करो, चाहे लॉन्ग ड्राइव पे जाया करो, तो सीएनजी जब आप भरवाते हो या पेट्रोल भरवाते हो तो आसपास नज़रें मार के देखा करो कि सीएनजी किन डिब्बों में आ रही है, जनरेटर कौन से रखे हुए हैं, ठीक है। कमिंस इंडिया की बात करेंगे 47 का पी है। किर्लोस्कर ऑयल का 18 का है। ग्रीव्स कॉटन 41 का है। स्वराज इंजन्स 18 का है। जी इंजीनियरिंग 13 का इसका पीई है। कमिंस इंडिया की बात करेंगे, इसके पीयर कंपेटिटर से देखें तो काफ़ी महंगी कंपनी है, पर अदर जो ये कंपटीटर आपको दिख रहे हैं, किर्लोस्कर, ग्रीव्स, स्वराज और जी इंजीनियरिंग, तो ये डेफिनेटली पीयर एप्पल ऑन एप्पल बेसिस पे इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सेल्स की बात करेंगे, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 23 का अगर सेल देखें, 1687 करोड़, 1951 करोड़, 2181 करोड़, 1926 करोड़ का सेल देखिए मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा गिर गया। पर वहीं देखिए एक्सपेंडिचर भी 1768 करोड़ से 1600 करोड़ रह गया। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि कौन कौन क्या क्या खर्चा है। मटेरियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगती है 67% और 8% इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट लगती है। वहीं मैंने कहा कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कहीं ना कहीं गिरते हुए देखने को मिला। हालांकि कंपनी का सेल भी गिरा, एक्सपेंडिचर भी गिरा, पर फिर भी नेट प्रॉफिट गिर गया।
और जब कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा वो किसकी वजह से गिरा होगा, डेप्रिसिएशन की वजह से गिरा होगा। नेट प्रॉफिट 360 करोड़ से 318 करोड़ रह गया, ईपीएस 12 से 11 आ गया। अब जून क्वार्टर के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये जून क्वार्टर के रिजल्ट में वापस से अगर इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है 360 करोड़ को बीट कर दिया तो आप ये मान के चलना शेयर प्राइस भी 2000 के पार हो जाएगा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्के से बढ़ रहा है पर एटलीस्ट बढ़ रहा है। यही अगर मार्च 2024 में अगर ये 8000 करोड़ के आसपास अगर ये सेल, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी का मोटिव होगा कि 8500 करोड़ के ऊपर सेल ले जाएं, और अगर ये इस दायरे में कामयाब हो गए तो शेयर प्राइस यहाँ से 2500 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कंपनी के मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट कंपनी का बीट किया है 887 करोड़ से 1130 करोड़, ईपीएस 31 से 40 का, अभी 40 से 45 हो गया, 40 से या 50 हो गया ईपीएस, तो शेयर प्राइस यहाँ से 2500 के पार निकल जाएगा। अब की बार 2500 पार। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 55 करोड़ का शेयर कैपिटल है और बिल्कुल फ्लैट है शेयर कैपिटल 55 करोड़ का। रिजर्व्स की बात करेंगे 4797 करोड़ से 5313 करोड़ का रिजर्व ये दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं कंपनी की बोरोविंग्स भी ये दिखाती है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की भी ये दिखाती है 393 करोड़ से 350 करोड़ इन्होंने कम करते हुए देखने को मिले। हालांकि लीज लायबिलिटी 19 करोड़ से 23 करोड़ हो गई, जो कि कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर नहीं डालती है। कैश फ्लो की बात करेंगे, कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से काफ़ी हद तक कैश फ्लो 684 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से निगेटिव हुआ, पर ओवरऑल अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो 214 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला। वो सिर्फ ये देखने को मिला कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से पुकारते हो, वो 811 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। कंपनी की एक खराब चीज़ यहाँ से ये भी हो गई कि डेटा डेज 74 दिन से 75 दिन हो गए। हालांकि मार्च 21 में जहाँ 91 दिन के डेटा डेज रहा करते थे, उससे तो अभी भी काफ़ी हद तक कम है। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स की बात करेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, और न केवल फ्लैट है बल्कि जून 2020 से प्रोमोटर ऐसा लगता है कि स्टेक को लेकर के वृंदावन निकल गए हैं, क्योंकि 51% के आसपास प्रोमोटर ओन करके चलते हैं। एफआईआईस की बात करेंगे, एफआईआईस का कंपनी के अंदर दिन प्रतिदिन स्टेक बढ़ रहा है, और अगर मैं इस एफआईआईस की बात करूंगा तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के अंदर इनका पैसा फिलहाल नहीं पड़ा हुआ है, और एफआईआईस की जो होल्डिंग्स है ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, यानी कि 13.99%। डीआईएस की बात कर लेते हैं, डीआईएस 24.99% से 23.61% रह गए, यानी कि 1% के आसपास डीआईआईज जो है वो बेचते हुए देखने को मिले हैं। अब इसमें से कौन कौन से डीआईआईज हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और स्पेशली इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हैं, तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो 345 पे जो हमारा मिलना होता है वो मिलना होता है एक म्यूचुअल फंड के इन डेप्थ एनालिसिस से रिलेटेड। मेरे दोस्त, मैं दिल से आपको बताऊं कि एक बार आप कोई शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करो, एक बार कोई म्यूचुअल फंड खरीद के मेंटेन करो, दोनों में अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो दोनों में रिटर्न कहीं ना कहीं सिमिलर ही बनता है। बस आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड पड़ा हो तो काम हो जाएगा, और इसके लिए 345 पर हर रोज मैं वीडियो लाता हूं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। एसबीआई ब्लू चिप फंड, इसके अंदर स्टेक है, कितना स्टेक बनाए हुए हैं ये 3.62% का। इसके साथ साथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में का भी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, जो कि ये 3.37%, और इसके साथ साथ आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। देखिए, जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, आपको ब्लू चिप से नाम ही समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा भारी भरकम टाइप का, 1.40% ब्लू चिप कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। इसके साथ साथ नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस पेंशन फंड का भी इस कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ पीजीआई इंडिया को तो कौन नहीं जानता है, पीजीआई इंडिया ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड का भी इसके अंदर 1.07% पैसा लगा हुआ है। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का 1.14% पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का भी 1.21% पैसा लगा हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का भी 1.03% पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ भारत सरकार का भी इस कंपनी के अंदर स्टेक पड़ा हुआ है 0.20% का। पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग्स एटलीस्ट कम हुई है, और बहुत कम है पब्लिक की होल्डिंग्स, क्योंकि पब्लिक को पेशेंस नहीं पसंद है। भले ही बेबी को बेस पसंद हो, पर पब्लिक को पेशेंस नहीं पसंद है। 11.61% का जहां पब्लिक ओन करके चलती थी, अभी केवल पब्लिक ओन करके चल रही है 11.20%। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर मैं ऑल इन ऑल इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी का
भारी भरकम कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। कंपनी के पास एज सच कोई बोरोविंग्स है नहीं जो हमको कंसर्न लगे। कंपनी फिलहाल डिविडेंड देती है तो कोई कंसर्न है नहीं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है। कंपनी के पीयर कंपेटिटर से बात करेंगे तो थोड़ा सा महंगी कंपनी दिखती है, पर एप्पल बेसिस पे पीयर कंपेटिटर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स भी बहुत बढ़िया है। कंपनी प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स ना तो वो बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, स्टेबल है क्योंकि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। साथ ही साथ FIIs की होल्डिंग्स भी बढ़िया है। DIS की बात करें तो मैंने देखा बतेरे DIS पड़े हुए हैं कंपनी के अंदर, स्पेशली ब्लू चिप कंपनी का इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी बंदा मॉडरेट टाइप का इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर देख सकता है। पर फिर भी किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है वो जो कि मैंने आपको बता दिया है। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।